नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज 10 जून का दिन है और राइट इन द मॉर्निंग एट 6 AM आपका डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स रेडी है हमेशा की तरह। सो मेक श्योर आप इस डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पे देखें। हर रोज इस चैनल पे आपको राइट इन द मॉर्निंग 6 AM मिलता है, वो आपके ऊपर है, आप इसको कब देखते हैं, दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। मेक श्योर आप इसको अपनी लाइट वीडियोस में जरूर ऐड कर लें ताकि बाद में भी जाके आप रिवीजन के लिए इसको यूज कर पाएं। और आकाश देव टेक्स्ट बुक को ज्वाइन करना मत भूलें, क्योंकि यहां पे आपको मिलता है ना सिर्फ पीडीएफ बल्कि 12 PM पे जो मैं सेशन लेता हूं लाइव, उसका आपको लिंक भी यहां पर मिल जाता है ताकि आप उसको आराम से ज्वाइन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर और देखते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। नाउ दिस इज द मैप ऑफ इंडिया और आपको पता है हमारे पास अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। यहां पे जिस बायोस्फीयर रिजर्व की मैं बात करने वाला हूं वो कुछ यहां पर है तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार नाम का बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों सुर्खियों में बना हुआ है पहले हम ये जानते हैं। सो वी नो यहां पे वी गॉट द गल्फ ऑफ मन्नार। अगर मैं और जूम करता हूं तो यहां पे गल्फ ऑफ मन्नार आपको देखने को मिलता है। यू नो दिस थिंग। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द गल्फ ऑफ मन्नार, आपको शायद पता होगा यहां के डायरेक्टर जिनका नाम है जगदीश एस बाकन, ये यहां पर एक यंग ऑफिसर है। इनको यूनेस्को एक बहुत बड़ा अवार्ड दे रहा है, इनको सम्मानित किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स इन्होंने जो लगाए हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व को मेंटेन करने में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2023 के लिए जो यूनेस्को का एक अवार्ड है जिसका नाम है माइकल बेतीस अवार्ड। तो पहले तो आप ये बात याद रखें, अवार्ड का नाम क्या है, माइकल बेतीस अवार्ड। इसको कौन अवार्ड करता है? इसको यूनेस्को अवार्ड करता है फॉर इफेक्टिव बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट। जो भी बायोस्फीयर रिजर्व को अच्छे से मैनेज करेगा उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इतना आपको समझ आया? तो ये अवार्ड कौन दे रहा है? यूनेस्को। नाम क्या है अवार्ड का? माइकल बेतीस अवार्ड। किसको दिया जा रहा है? डायरेक्टर ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जिनका नाम है जगदीश एस बाकन। इन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम किया है और यहां पे एक सेरेमनी होगी जहां पे 14 जून को ये जाएंगे, एक प्रेजेंटेशन भी वहां पे शो करेंगे, केस स्टडी शो करेंगे। 12,000 का एक अवार्ड दिया जाता है once every 2 year in the memory of डॉक्टर मिकेल बेतीस। तो कोई भी व्यक्ति अगर बायोस्फीयर रिजर्व को मैनेज करेगा उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हर 2 साल में एक बार ये अवार्ड को दिया जाता है। आई होप यू हैव गॉट अ गुड डील ऑफ आइडिया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है अबाउट माइकल बेतीस अवार्ड तो आराम से आप आंसर कर लेंगे। कौन देता है, क्यों देता है, कब देता है, किसको मिला, किस लिए मिला, ये मैंने आपको सारा यहां पे बताया। इसलिए मैं कहता हूं कि डेली करंट अफेयर को मिस मत करें, क्योंकि यहां पे बहुत सारी हो सकता है मुश्किल चीजें भी हो जो आपके लिए आसान करके यहां समझा दी जाती हैं। सो मेक श्योर आप उस चीज का भरपूर रूप से फायदा लें। दिस इज व्हाट आई वुड बी वांटिंग। एनीवेज, अब मैं नेक्स्ट जो बात करने वाला हूं वो है सागर समृद्धि की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पोर्ट्स है, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उन्होंने सागर समृद्धि को लॉन्च किया। एंड सागर समृद्धि बेसिकली है क्या? दिस इज ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। और ड्रेजिंग होती क्या है पहले तो आप ये समझो। एक पोर्ट है, पोर्ट में बड़े बड़े शिप आएंगे। जब एक बड़ा शिप एंटर करेगा पोर्ट में तो आप ये सोचो अगर पोर्ट की डेप्थ कम होगी तो जो शिप का नीचे वाला पोर्शन है वो वहां पे जो सिल्ट होगी उसके साथ टकरा जाएगा, वहां पे फंस सकता है, जैसे स्विस कनाल में भी कई बार होता है। तो हम कभी नहीं चाहते कोई जो शिप है, बड़ा शिप है, वो पोर्ट पे स्टक हो जाए, उसकी वजह से बहुत कंजेशन हो जाएगी, इसलिए हमें ड्रेजिंग करनी होती है। तो ड्रेजिंग बेसिकली इज डन टू मेंटेन द डेप्थ ऑफ द पोर्ट। जो डेप्थ है यानी कि गहराई है पोर्ट की, किसी भी पोर्ट के ऊपर आप देखते हो, बंदरगाह पे देखते हो, जो गहराई है उसको ड्रेजिंग कर करके मिट्टी को ऐसे खोद खोद के मेंटेन किया जाता है। तो सागर समृद्धि जो है इट्स अ ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसी ड्रेजिंग हो रही है उसको मॉनिटर करने का ये सिस्टम है। और यहाँ पे वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव भी होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। तो पहले तो आप ये याद रखो सागर समृद्धि इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें पता चलता है कि जो पुराना सिस्टम है ड्राफ्ट एंड लोडिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको हटा के हम लोग अब नया सिस्टम जो है वो लेकर आ रहे हैं। दिस इज द मेन आइडिया। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो सिस्टम है यहां पे, जैसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, बहुत मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उसको बहुत बढ़िया तरीके से सिंक्रोनाइज करेगा। एंड एट द सेम टाइम यहां पे डेली और मंथली प्रोग्रेस विजुअलाइजेशन होगी, ड्रेजर की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, डाउन टाउन कितना है, डाउन टाइम कितना है, मॉनिटरिंग की जाएगी यहां पे, और इसका स्नैपशॉट यहां पर आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है
कि ड्रेजिंग कितनी इफेक्टिवली हो रही है। एक पर्टिकुलर टूल जो ड्रेजिंग के लिए यूज हो रहा है, कहीं वो पुराना तो नहीं है, कहीं ऑब्सोलीट तो नहीं है, कहीं डिफेक्टिव तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं पूरा दिन वो ड्रेजिंग कर रहा है लेकिन कुछ रिपोर्ट में मतलब आ ही नहीं रहा है, कोई ड्रेजिंग हो ही नहीं रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रेजिंग प्रॉपर तरीके से हो। ऐसा नहीं कि बोल रहे ड्रेजिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे रियल टाइम ड्रेजिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी, डेली और मंथली प्रोग्रेस विजुअलाइजेशन होगी, ड्रेजर की परफॉर्मेंस हमें पता चलेगी और डेटा को ट्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है, रीयूज ऑफ ड्रेज मटेरियल यहां पर किया जाएगा। देखिए जो भी ड्रेज मटेरियल है, अब आप देखो जैसे सैंड वगैरह निकल गई तो ड्रेज मटेरियल जो है उसको भी रीयूज करना है हमने। हो सकता है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज हो जाए, हो सकता है कहीं पे हमें डंप को फिल करना है वहां पे यूज हो सकती है, उसको ड्राई करके कई जगह पे हम यूज कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। तो सागर समृद्धि इस चीज से लिंक्ड है, ये जानना कई बार मुश्किल होता है, वहां पे गेस वर्क नहीं होता एग्जाम में, सो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग्स। क्लियर? तो ड्रेजिंग क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, पिक्चर के साथ मैंने आपको ये समझाया है, एंड आई होप यू हैव गॉट अ क्लियर कट आइडिया। आई होप यू फाइंडिंग दिस सेशन यूजफुल। आप ऐसे बहुत बच्चे बोले सर और डेप्थ में करवाओ, तो मुझे लगा मैं थोड़ा सा और डेप्थ में चला जाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सॉर्टेड। आगे मैं बात करना चाहूंगा कोल मिनिस्ट्री की। कोयला मंत्रालय जो है, कोल मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक सेमिनार। उस सेमिनार को बोला गया ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी एंड हाइड्रोजन इकोनॉमी। लेकिन सवाल आया सबके जहन में कि सर ब्लू हाइड्रोजन होती क्या है? आजकल तो ग्रीन हाइड्रोजन का जमाना है, और ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है? तो मैं बोलूंगा जी वो भी होती है, ब्राउन हाइड्रोजन भी होती है, ग्रीन हाइड्रोजन भी होती है, डिफरेंट हाइड्रोजन होती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप समझिए, सेमिनार में हमने देखा कि एबंडेंस है कोल की अवेलेबिलिटी की, एंड इट्स टाइम टू डाइवर्सिफाई यूज ऑफ द कोल, और उससे हम लोग अगर ब्लू हाइड्रोजन बना पाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। एट द सेम टाइम हम लोग देखते हैं यहां पे कि कोल मिनिस्ट्री ये चाहती है कि वो इसके अंदर अपने इनपुट्स दे पाए, वो हेल्प कर पाए और गैसिफिकेशन को प्रमोट कर पाए। सो आई वुड लाइक टू टेल यू बेसिकली कि कोल मिनिस्ट्री यहां पे कैसे मदद कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, एक तो होती है ब्राउन हाइड्रोजन, उसकी बात तो हम कर ही नहीं रहे क्योंकि इट इज फॉर्म थ्रू द कोल गैसिफिकेशन, ये तो बहुत ज्यादा अनहेल्दी प्रोसेस हो जाता है। फिर एक होती ग्रे हाइड्रोजन, इट इज फॉर्म फ्रॉम नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस को हम लोग कार्बन वेस्ट पे थ्रो करते हैं तो वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, इसलिए भी इसको हम अच्छा नहीं मानते। बचा क्या? बचा ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन क्लीनर है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो कार्बन है, जो भी रिलीज हो रहे कार्बन, उसको कैप्चर किया जाता है, स्टोर किया जाता है और रीयूज किया जाता है। तो कार्बन इमिशन होगा लेकिन उसको कैप्चर किया जाएगा। दिस इज व्हाट द ब्लू हाइड्रोजन इज। ग्रीन हाइड्रोजन तो आप जानते ही हो कि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो नो डाउट ग्रीन हाइड्रोजन बहुत शानदार है, लेकिन कोल मिनिस्ट्री यहां पर ब्लू हाइड्रोजन की भी बात कर रही है क्योंकि यहां पे हम लोग कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, तो हम लोग कार्बन का एमिशन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ओपनली कार्बन के ऐसे नहीं कि एमिशन कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। ये होती है ब्लू हाइड्रोजन। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं एक रिवर की। रिवर है जिसका नाम है गौला रिवर, इसको गोला रिवर भी बोलते हैं, गौला रिवर भी बोलते हैं। कहां पे बेटे? ये उत्तराखंड में, नैनीताल है ना उत्तराखंड में, वहां पे है ये। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इन्होंने परमिशन दे दी है उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि आप कंटिन्यू करिए माइनिंग ऑन द गौला रिवर। अब माइनिंग में क्या निकलेगा? माइनिंग में तो सैंड निकलती है, रिवर बेड को हम खोद खोद के क्या निकालते हैं? सैंड निकालते हैं। एक चीज आप याद रखिएगा, इन्होंने कहा 30 जून तक माइनिंग करते रहो। पहले 31 मई की गाइडलाइन थी, अब इन्होंने 1 महीने का टाइम दे दिया। साथ के साथ ही क्या बोला गया, आप ये बात ध्यान रखें, इन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है यहां से निकलेगा और इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे और देश की इकोनॉमी को फायदा होगा। अब यहां पे वही डिबेट आती है, एनवायरमेंटल वर्सेस इकोनॉमी। तो जहां पे ऐसे कहा जा रहा है इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कि भाई रिवर बेड्स को हॉलो किया जा रहा है सैंड माइनिंग कर करके, ये सिर्फ उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट हर स्टेट की प्रॉब्लम है। पंजाब में जाओ वहां पे बहुत माइनिंग हो रही है, हरियाणा में जाओ वहां पे सैंड माइनिंग हो रही है, यूपी में हो रही है, हर जगह पे सैंड माइनिंग एक्चुअली इज अ बिग थिंग। तो यहां पे तो मिनिस्ट्री ने ही बोल दिया कि 1 महीना आप सैंड माइनिंग करो और यहां पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमें अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट। एनीवेज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, जो गोला रिवर है इसको गोला रिवर भी बोलते हैं, गौला रिवर भी बोलते हैं। ये पहाड़ पानी विलेज उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद जैसे हल्द्वानी है, किच्चा है, काठगोदाम, वहां से निकलती हुई कम से कम 500 किलोमीटर की जर्नी जो है
ये लेकर जाती है और उसके बाद रामगंगा में जाके मिलती है, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो अल्टीमेटली तो पानी इसका गंगा में ही जा रहा है, रामगंगा के थ्रू। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इस तरह से हम लोग इसको देख रहे हैं। ये है गौला रिवर, यहां पे रामगंगा को ये जाके मिल रही है, उत्तराखंड की ये रिवर है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि गौला रिवर जो न्यूज में थी वो आखिरकार कहां है, क्यों न्यूज में थी, ये भी मैंने आपको बताया। आई होप यू हैव गॉट अ क्लियर कट आइडिया ऑन दिस। ठीक ठाक आपको यहां पे क्लैरिटी मिल गई होगी। सो आई होप यू आर फाइंडिंग दिस सेशन यूजफुल, क्योंकि जो भी न्यूज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके सामने यहां पर लाकर रखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक डिक्लेरेशन की मैं बात करना चाहूंगा, जो बहुत ज्यादा न्यूज में बनी हुई है। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, किसके बीच में, ये मैं बताना चाहूंगा। देखिए यहां पे ये है यूके के प्राइम मिनिस्टर और ये है यूएसए के प्रेसिडेंट। पहले तो ये पिक्चर ही आपको बता रही है कि अटलांटिक डिक्लेरेशन किस किस के बीच में है, यूके और यूएसए के बीच में है। नाउ दैट एक्चुअली इज वेरी मच सिग्निफिकेंट, आई विल टेल यू द रीजन टू इट। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए। रशिया को कॉर्नर किया जा रहा है, रशिया जब से यूक्रेन के साथ वॉर में फंसा हुआ है, रशिया एक्चुअली बीइंग कॉर्नर्ड। वहां पे जब हम देखते हैं कि यूएस और यूके ने एक न्यू स्ट्रेटेजिक पैक्ट कर लिया है ताकि वो मिलकर ग्लोबल चैलेंज के साथ लड़ सके, दैट इज व्हाट अटलांटिक डिक्लेरेशन इज। तो पहली बात किस किस के बीच में है। दूसरी बात यहां पे क्या बात की गई, यहां पे बात की गई है कि पहली बात तो ऑफ कोर्स कंसर्न है यहां पे कि भाई रशिया की यूक्रेन की इन्वेजन की कंसर्न को डिस्कस किया। दूसरा, इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके यूज के बारे में भी बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया की इन्वेजन की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, और एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज है यहां पे यूके यूएस ने बोला कि वी आर वर्किंग ऑन न्यू क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट ऑल्सो। तो यहां पे जो मिनरल का एग्रीमेंट है वो भी यहां पे बात की जा रही है कि भाई जो भी व्यक्ति यूज कर रहा है व्हीकल्स को जो कि बने हैं फ्रॉम क्रिटिकल मिनरल्स विच आर प्रोसेस्ड इन यूके, दे कैन क्लेम फॉर टैक्स क्रेडिट। मतलब आपस में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन की यहां पे बात हो रही है, चाहे इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हो, स्ट्रेटेजिक टाइज हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। हर तरह से यहां पे बात की जा रही है एक अच्छे रिलेशंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा पॉइंट है ये। तो अटलांटिक डिक्लेरेशन के बारे में आपको समझ आया। मूविंग अहेड में बात करना चाहूंगा अब यूरोपियन यूनियन की, ईयू की। आपको इतना तो पता होगा ईयू का जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, इट एक्चुअली इज नॉट अ न्यू प्रॉब्लम। कभी सीरिया से, कभी अफगानिस्तान से, अलग अलग कंट्रीज से, जो भी वॉर टॉर्न कंट्रीज हैं, कहीं सिविल वॉर है तो वहां से लोग जाते हैं यहां पे रिफ्यूजी बनके, शरणार्थी बनके जाते हैं। अब यहां पर पॉइंट जो है इसको आप ध्यान से रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ईयू जो है इट हैज रीच डील ऑन मोर इक्विटेबल होस्टिंग ऑफ असाइलम सीकर। अब इसका मतलब क्या है, इक्विटेबल होस्टिंग मतलब है कि ऐसा ना हो कि सारे असाइलम सीकर यूरोप के बॉर्डर वाली कंट्रीज में आ जाए, ग्रीस और इटली में रह जाए, अंदर कोई जाए ना। तो ईयू कंट्रीज जो हैं वहां पे ये होस्टिंग ऑफ द असाइलम सीकर जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे लोग तो इटली और ग्रीस ही जाते हैं, आगे मूवमेंट के लिए फंस जाते हैं। तो एग्रीमेंट ने साफ साफ बोला है कि कंट्रीज दैट रिफ्यूज टू होस्ट रिफ्यूजीज वुड बी रिक्वायर्ड टू पे 20,000 यूरोस पर पर्सन। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, ध्यान से सुनना। मान लो एक रिफ्यूजी है, वो घुस गया यहां पे जाके इटली में, वो यहां पे जाके एंटर कर गया। अब वो रिफ्यूजी जो है, अब इटली में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो जाना चाहता है यहां पे, मान लो वो ऑस्ट्रिया में जाना चाहता है, ठीक है, या वो इधर आगे निकलना चाहता है। तो ऑस्ट्रिया उसको वहां पे एंटर करने से मना कर रहा है कि नहीं हम नहीं जाते, आप आओ। तो ऑस्ट्रिया को ऊपर से कितने पैसे देने होंगे, 20,000 यूरोस देने पड़ेंगे पर पर्सन, जितने भी लोगों को मना करेगा। एंड दैट मनी विल गो टू अ फंड मैनेज बाय ब्रसल्स, जो ईयू का हेडक्वार्टर है बेसिकली, वहां पे फंड है, फिर वो उस कंट्री को दे देगा जो भी उसको रखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी जब आप रिफ्यूजी को मना करोगे एंटर करने से। यूरोपियन यूनियन ने ये बात बोल दी है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब अगर आप मैप देखते हो यहाँ पे यू का, तो आप देखें अगर कोई भी बोट में बैठ के आता है, तो वो बोट में बैठ के जैसे यहाँ पे इटली में चला गया, अब इटली से फ्रांस जाना चाहता है वो बंदा असाइलम लेने के लिए, लेकिन फ्रांस के बॉर्डर पे उसको रोक दिया जाता है, तो फ्रांस को 20,000 जो यूरोस है वो देने पड़ेंगे उसको मना करने के लिए। एक पर्सन की बात हो रही है, तो हजारों पर्सन में तो मिलियंस बिलियंस में अमाउंट चला जाएगा। दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, इस तरह की स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम, ये 1,000 करोड़ की स्कीम है। अब यहां पे क्या है, पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें, नाम तो आपको पता चल गया है। दिस इज टू एम सेल ऑफ मिल्क एट रीजनेबल प्राइस थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब आप कोऑपरेटिव सेक्टर की अगर बात करें तो उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है अमूल।
अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर का एक बहुत शानदार एग्जांपल है। तो उसी तरह का कुछ यहां पे रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम में। तो कोऑपरेटिव्स के थ्रू जो किसान है वो जुड़ेंगे और वहां पे ये करेंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। एचपीसीएल जो है वो न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि इन्होंने पायलट स्टडी की है ऑन E27 फ्यूल एंड इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल फ्यूल। E27 फ्यूल क्या है उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही। ये बात आप याद रखिएगा कि पहली ऑयल मार्केटिंग कंपनी बनी है इंडिया में टू इनिशिएट सच कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। हम कहते हैं ना रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2025, उसके अंदर ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। क्योंकि इंडिया तो प्लान कर ही रहा है 20% इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन हम लोग बेचेंगे, यानी कि E20 जो है वो हमने बेचना है और बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी इसकी बढ़ा देंगे 2025 तक। अभी अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो गया है, लेकिन अवेलेबिलिटी अभी कुछ शहरों में ही है, धीरे धीरे इसको एक्सपैंड करेंगे। E20 वाला हमारा मिशन है। लेकिन खास बात क्या है कि हो सकता है हम लोग ब्लेंडिंग को E20 से भी ऊपर ले जाएं। दिस इज व्हाट द आइडिया इज। E27 फ्यूल के ऊपर भी रिसर्च चल रही है। जितनी ज्यादा ब्लेंडिंग उतना क्रूड कम लगेगा सरकार का, उतना ज्यादा फॉरेक्स बचेगा। तो एक चीज आप याद रखना, जैसे जब मैं E27 फ्यूल की बात करता हूं तो E27 फ्यूल क्या है? 73% तो गैसोलीन है, प्योर गैसोलीन। 27% एनहाइड्रस इथेनॉल होगा। एनहाइड्रस इथेनॉल कहां से मिलता है हमें? शुगर केन मोलेसिस से मिलता है। जो शुगर केन मिल्स हैं वहां पे एनहाइड्रस इथेनॉल वो बनाते हैं। उसी एनहाइड्रस इथेनॉल को हम लोग बेसिकली मिक्स करते हैं गैसोलीन में और हमारे पास वो बन जाता है। तो जैसे कई बार E5 है, E5 क्या है? यहां पे 5% एनहाइड्रस इथेनॉल है। E10 क्या है? 10% मिक्स कर दिया। E15, E25 इस तरह से बढ़ता जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। ब्राजील ने तो ऑलमोस्ट 100% ये हाइड्रस इथेनॉल जो है वो कर दिया है, विच एक्चुअली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो हम ब्राजील के फुटस्टेप को थोड़ा सा फॉलो करना चाहते हैं। पहले तो आप ये चीज समझो। तो आप कभी ये देखना, शुगर केन मिल में आप देखते हो मिलिंग होती है, जूस निकलता है, इधर शुगर निकल जाती है, इधर एनहाइड्रस इथेनॉल जो है हमें देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दिस इज। और शुगर मिल्स भी इससे काफी पैसा कमा रही हैं। तो हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग के जो प्रोसेस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि E27 जो अगर आ जाता है तो इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन फिर वही बात है कि हमें इंजन को भी उस हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और ये देखा गया है कि चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे वो टोटल हाइड्रोकार्बन हो, ये कम निकलते हैं जब हम इसको यूज करते हैं, E27 को यूज करते हैं। सो दिस एक्चुअली इज अ वेरी बिग थिंग। एनीवेज, अभी तो हम लोग E20 की ही बात कर रहे हैं कि भाई E20 फ्यूल 2025 तक अगर हम हर जगह अवेलेबल करवा दें तो बहुत बड़ी बात है। E27 तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ब्राजील कर रही है ये काम, तो हम भी उसको फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिक्स का मेंबर ही है, तो हम लोग भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। तो एनहाइड्रस इथेनॉल का आपको पता चला, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट बताया। इफ यू फाइंड दिस सेशन यूजफुल, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। सब लोग इसको लाइक करें और मैं चाहूंगा कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। शॉर्ट, प्रिसाइज, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप में से जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है सीडीएस की, वो यहां पे हमारा एक लाइव कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकता है। इट्स अ लाइव कोर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। सिमिलरली हमारे पास सीडीएस के अलावा सीएपीएफ की जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी कोर्स है। वी हैव गॉट द कोर्सेज फॉर एफकेट एस्पिरेंट्स एज वेल। तो हर एक व्यक्ति जो है डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए हमारे पास बहुत स्पेसिफिक टू द पॉइंट कोर्सेज हैं, उसका भरपूर फायदा लें। दिस इज व्हाट वी वुड बी वांटिंग। इट वाज ग्रेट हैविंग दिस सेशन लाइक ऑलवेज। इसको मैक्सिमम शेयर कर दें अपने सभी मित्रों के साथ ताकि वो भी इसका भरपूर फायदा ले सके। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच सेशंस। मैं 12 बजे फिर से आपको मिलूंगा लाइव, जहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस के सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।